आज हम डिस्कस करेंगे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जैसे आपको बताया, आयोडीन का यूज करके हम किसी एक सब्सटेंस या एक मटेरियल का ये बताएंगे कि ये जो है इसकी नॉर्मेलिटी क्या है। लेकिन ये कब करेंगे हम, जब हमारे पास रीजेंट 1 और रीजेंट 2 ऐसे हों जो आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करके टाइट्रेशन ना कर सकते हो। जब रीजेंट 1 से रीजेंट 2 को कंपेयर करना हो और ये आपस में टाइट्रेशन ना कर सके, तो उस केस में हम आयोडीन का सहारा ले लेते हैं। रीजेंट 1 के साथ आयोडीन की टाइट्रेशन करवाते हैं और जो आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन मिक्सचर की हम रीजेंट 2 से टाइट्रेशन करवाते हैं। जब हम दूसरे के साथ टाइट्रेशन करवाएंगे तो ये जो आयोडीन है जो इसके साथ रिएक्शन कर गई, उसका पता लग जाएगा कि कितनी आयोडीन यहां पे है और उससे हमें पता लगेगा कि कितना रीजेंट हमारा 1 था। लाइक आपके पास कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट हाइपो के साथ टाइट्रेशन नहीं करता। कॉपर सल्फेट हाइपो के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता। तो इसके लिए क्या करोगे आप, कॉपर सल्फेट जो है उसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब आई नेगेटिव वाला सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में डाला जाएगा तो यह बनाएगा I2 और Cu2I2, यानी कॉपर +2 स्टेट से +1 स्टेट में आया। ठीक है, और आयोडीन जो आई नेगेटिव थी उससे 0 में गई। तो आयोडीन का क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन। आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर सल्फेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी रिएक्शन हम आयोडीन यानी आई नेगेटिव से करवाएंगे और मोलिकुलर आयोडीन मिलेगी। हम क्या करेंगे, एक्सेसिव अमाउंट लेंगे किसका, आयोडाइड आयन का, यानी Ki हम लेंगे एक्सेस में। किसी भी केमिकल रिएक्शन के पूरा होने का टाइम कौन निर्धारित करता है, लिमिटिंग अमाउंट किसी भी रिएजेंट का। मान लिया ए और बी रिएक्शन करके सी बना रहे हैं, ए बहुत ज्यादा ले लिया तो सी कितना बनेगा, जितना बी अवेलेबल होगा ना ए से रिएक्शन करने के लिए उतना ही तो सी बनेगा। जो कम रह जाएगा अमाउंट, तभी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। कोई भी एक रिएजेंट खत्म हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी। हम यहां भी यही यूज करेंगे। कॉपर सल्फेट हमारे को नहीं पता कितना है, हम पोटाशियम आयोडाइड काफी ज्यादा ले लेंगे तो रिएक्शन कॉपर सल्फेट की और पोटाशियम आयोडाइड की वहां रुकेगी जहां कॉपर सल्फेट खत्म हो गया। जहां कॉपर सल्फेट खत्म हो गया, यानी जब ये रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट और आयोडाइड की, वो कब खत्म मानी जाएगी, या मैं पूरा कॉपर सल्फेट कंज्यूम हो गया ये कब मानूंगा, जब ये खत्म हो जाए। इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आयोडीन और Cu2I2 है। ठीक है, अगर मैं ये पता लगा लूं कि कितनी आयोडीन बनी जबकि आयोडाइड तो बहुत ज्यादा एक्सेस में था, तो मैं पता लगा सकता हूं कि कॉपर सल्फेट कितना था। जब मैं ये पता लगा लूं कि टोटल आयोडीन कितनी बनी, आयोडाइड तो बहुत एक्सेस में था, तो जो कॉपर सल्फेट है ये कितना था ये पता लग जाएगा। क्लियर। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम इसी का यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम बनाएंगे। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पोटाशियम आयोडाइड काफी ज्यादा एक्सेस में डाल देंगे। पूरा पूरा कॉपर सल्फेट कंज्यूम हो जाएगा और क्या बनाएगा, कॉपरस आयोडाइड और I2 का अमाउंट किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉपर सल्फेट के अमाउंट पे, क्योंकि Ki तो बहुत ज्यादा था। वो तो लिमिटिंग नहीं है ना, Ki तो बहुत ज्यादा है, लिमिटिंग कौन है, कॉपर सल्फेट। तो जो लिमिटिंग है इसका पता लग जाएगा भी कितना ये था, भाई जितना आयोडीन बन रही है I2 बन रही है, उस हिसाब से कॉपर सल्फेट यहां पे होगा। अब जितनी आयोडीन है, आयोडीन जो मोलिकुलर आयोडीन है, ये स्टार्च के साथ ब्लू कलर सॉल्यूशन देगी। स्टार्च के साथ क्या बनाएगी, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगी। जब ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगी तो हमें कलर दिख जाएगा। अब हमारे पास एक और तरीका है, ये कितनी आयोडीन है इसका पता करने का, वो है कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया जाए। ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो इस आयोडीन को वापस से आई नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि आई नेगेटिव स्टार्च के साथ कोई कलर नहीं देता। आई नेगेटिव स्टार्च के साथ कोई कलर नहीं देता, तो पहले कोई कलर नहीं था, कोई कलर नहीं था। कॉपर सल्फेट ने Ki के साथ रिएक्शन करके जो I2 बनाया, I2 ने स्टार्च के साथ कलर दिया।
आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला, वो I2 वापस से I नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, कलर डिसअपीयर होता चला गया, कलर डिसअपीयर होता चला गया। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी रिएक्शन Ki यानी कि I नेगेटिव से करवाते हैं, उससे बनेगा I2। वो जो I2 ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी ना, इससे ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। इसके अंदर आप क्या डालो, इसके अंदर आप डालो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइपो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इससे रिएक्शन करेगा और वापस से आई नेगेटिव बनाएगा जिसका कोई कलर नहीं है। जैसे ही कलर डिसअपीयर होता है, मतलब कितनी आयोडीन थी वो सारी वापस से रिड्यूस हो गई आयोडाइड में। जैसे ही आयोडीन का स्टार्च वाला कलर डिसअपीयर होता है, मतलब कि जो आयोडीन थी वो सारी की सारी रिड्यूस हो चुकी है। तो जितना हाइपो यूज हुआ यहां पे इस आयोडीन को वापस से रिड्यूस करवाने में, और कितना कॉपर सल्फेट हमने लिया था इस आई नेगेटिव को आयोडीन बनाने में, हम इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। और यही हम करते हैं, हम आयोडीन की नॉर्मेलिटी नहीं देखते, हम क्या देखते हैं कि हमने कॉपर सल्फेट लिया था, उस कॉपर सल्फेट ने रिएक्शन करवा के I2 बनाया, हाइपो लिया, उस I2 ने वापस से कन्वर्ट होकर आई नेगेटिव बनाया है अब, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट और हाइपो, हम इन दोनों की टाइट्रेशन कर रहे हैं, जबकि ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे। ये रिएक्शन किससे कर रहे हैं, आयोडीन के, या तो आयोडाइड से या फिर I2 से। क्लियर ये चीज। इसका हमें क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है इस रिएक्शन का। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो कॉपर सल्फेट है उसकी नॉर्मेलिटी क्या है। एक्चुअल में तो हमारा एम क्या है कि कॉपर सल्फेट के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना, लेकिन उसके लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। वो दो चीजें क्या हैं, स्टैंडर्ड। एक है प्राइमरी स्टैंडर्ड, एक है प्राइमरी स्टैंडर्ड, और दूसरा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, हम जब भी लैब में कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो जनरली या तो कोई लिक्विड होता है जिसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं, या कोई सॉलिड होता है जिसको हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। इन एनी केस जो कंसंट्रेशन है फाइनल सॉल्यूशन की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आपने जो सॉलिड या लिक्विड लिया था उसकी प्योरिटी क्या थी, वो कितना प्योर था, उसकी कंपोजिशन आपको सही से पता थी या नहीं थी, इसी पे डिपेंड करेगा। अब जो सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता एयर से भी, ठीक है, जिस कंपाउंड को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सकता है और लैब में जो अवेलेबल है वो प्योर फॉर्म है, वो तो जितना अमाउंट आप वे करोगे एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट है उस सब्सटेंस का, उसके आयंस का। लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, या तो यानी वो एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, आपने वे करने के लिए डाला वाच ग्लास पे और उसने एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ली, वो था 1.5 ग्राम और उसने शो किया वजन 1.7 ग्राम। तो यहां पे जो अमाउंट है जितना होना चाहिए उस पर्टिकुलर में, उतना तो उस आयन का नहीं है, उतना तो उस मॉलिक्यूल का नहीं है। क्यों, वाटर आ गया साथ में, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो आपका सही से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। दूसरा, अगर आपका सब्सटेंस जो आप ले रहे हो वो लेबोरेटरी ग्रेड है, स्पेक्ट्रो ग्रेड नहीं है, या कहूं मैं एनालिटिकल ग्रेड नहीं है। कैसे कि भाई एक तो है 95% प्योर और एक है 99.999% प्योर, कौन सा ज्यादा प्योर है, 99.99% वाला। जो 95% प्योर है इसका मतलब 5% तो उसमें इंप्योरिटी है। आपने वे किया, आपने वे किया 100 ग्राम और उसमें मिला वो कितना, 95 ग्राम। तो क्या वो एग्जैक्ट जितना आपने लिया है उतने के हिसाब की नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए दो चीजें डिफाइन की गई हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो सब्सटेंस हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं, जो प्योर फॉर्म में होते हैं, और सेकेंडरी जो होते हैं वो इम्प्योर या फिर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस।
प्राइमरी स्टैंडर्ड जितना आपने घोला वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएगा ही बनाएगा, उतनी नॉर्मेलिटी का बनाएगा जिस हिसाब से आपने वे किया है, मेजर किया है, डिसोल्व किया है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेट बनाएंगे, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड की एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी पता करने के लिए, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से उनकी टाइट्रेशन करवा देंगे। प्राइमरी से क्या करेंगे? टाइट्रेशन करवा देंगे। हाइपो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कंपाउंड है, यानी इसका जितना अमाउंट आपने लिया उतना डिसोल्व किया, तो 100% हम नहीं कह सकते कि उतनी ही नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनेगा जितने का आपने वे किया है, बनाना है। हो सकता है इसके अंदर 1-2% ऐसी इंप्योरिटी हो या फिर ये वाटर को एब्जॉर्ब कर ले जिसकी वजह से इसकी जो नॉर्मेलिटी वो एग्जैक्ट ना आए जो आपको डिसोल्व करनी है। तो एग्जैक्टली पता करने के लिए आप हाइपो की टाइट्रेशन ऐसे किसी सब्सटेंस से करवाओगे जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाता हो, और वहां पे हम यूज करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस का, पोटाशियम डाइक्रोमेट या फिर कॉपर सल्फेट जैसे सॉल्यूशन का, जो कि प्योर फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको हाइपो की टाइट्रेशन करवानी है, कॉपर सल्फेट का आपको पता लगाना है, कॉपर सल्फेट का आपको पता लगाना है, तो कॉपर सल्फेट से टाइट्रेशन करवाओगे, लेकिन हाइपो जो कॉपर सल्फेट से टाइट्रेशन करे उससे पहले हाइपो की तो पता हो हमें नॉर्मेलिटी क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, उससे टाइट्रेट करके हाइपो की नॉर्मेलिटी निकालेंगे, और फिर हाइपो को कॉपर सल्फेट से टाइट्रेट करके कॉपर सल्फेट की नॉर्मेलिटी पता लगाएंगे। कैसे कैसे? देखो, आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है N/20 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन है, और आप इसकी टाइट्रेशन करवा दो हाइपो से। आपको पता है पोटाशियम डाइक्रोमेट N/20 सॉल्यूशन है, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? मान लिया N1V1 N2V2 हम यहां पे लगा रहे हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट की नॉर्मेलिटी हमने पहले डिफाइन कर दी है, कितनी है? 1/20। वॉल्यूम कितना आप टाइट्रेशन में यूज करोगे ये आप मेजर कर सकते हो, यानी वॉल्यूम जो होगा वो आपको पता रहेगा, वॉल्यूम आपको पता रहेगा कितना वॉल्यूम आप ले रहे हो डाइक्रोमेट का। उसके आपने टाइट्रेशन करवाई है हाइपो से, हाइपो की नॉर्मेलिटी आपको नहीं पता क्या है, हाइपो की नॉर्मेलिटी आपको नहीं पता क्या है, लेकिन कितना वॉल्यूम हाइपो का यूज होगा टाइट्रेशन में वो तो आप टाइट्रेशन में निकाल ही लोगे, कितना वॉल्यूम यूज हुआ। तो V2 भी आपने क्या किया, V2 भी एक्सपेरिमेंटली पता लग गया, V1 आपने कितना लिया वो भी पता लग गया, N1 की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहां से क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपो। दिस वाज द प्राइमरी स्टैंडर्ड, दिस सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड से हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्दर मोर अगली टाइट्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, हाइपो की टाइट्रेशन करवाएंगे, हाइपो की टाइट्रेशन करवाएंगे किसके साथ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। अब हमें क्या पता है, हमें N2 पता है, नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपो पता है N2, और वॉल्यूम कितना यूज होगा इस टाइट्रेशन में वो भी हम टाइट्रेशन करेंगे तो निकल आएगा। जब हम टाइट्रेशन करेंगे कितना अमाउंट हाइपो का यूज हुआ हमें पता लग जाएगा, और वो किसके बराबर आएगा, N3V3, और कॉपर सल्फेट का कितना वॉल्यूम आपने लेना है, सपोज 20 ml लेना है, तो ये वॉल्यूम भी आपको पता ही है, कॉपर सल्फेट का वॉल्यूम भी पता ही है। टाइट्रेशन करोगे तो वॉल्यूम तो आपको पता ही रहेगा कितना वॉल्यूम आपने डाला है, तो बात क्या रहेगी, नॉर्मेलिटी N3 की, और यहां से आप नॉर्मेलिटी किसके निकाल लोगे, कॉपर सल्फेट की। यानी आपको डाइक्रोमेट की नॉर्मेलिटी पता है, उससे आप किसके निकालोगे, हाइपो की, हाइपो की नॉर्मेलिटी से आप फर्दर क्या निकालोगे, कॉपर सल्फेट की नॉर्मेलिटी। लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट यहां पूरा नहीं होता, यह आपको क्या मिली है, नॉर्मेलिटी मिली है। आपको क्या चाहिए, अगर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताने हैं तो मोलिकुलर वेट आपको चाहिए होगा, क्या चाहिएगा, मोलिकुलर वेट। यहां क्या मिली है, नॉर्मेलिटी। तो जो आपको नॉर्मेलिटी मिली है, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट स्ट्रेंथ होता है, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ आपको पता ही है कि ग्राम पर लीटर क्या होती है, ग्राम पर लीटर। आपने 2 ग्राम सॉल्यूशन लिया, 2 ग्राम सॉलिड लिया है कॉपर सल्फेट का, और उससे इतने ml बनाया है, तो वहां से आप कितने ग्राम पर लीटर है तो निकाल सकते हो। सपोज सपोज आपने 1.24 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया हो, 100 ml सॉल्यूशन बनाया हो,
1 लीटर में कितना हो गया ये 12.4, कितना हो गया 12.4। मान लिया 1.25 ग्राम लिया हो कॉपर सल्फेट, 100 ml सॉल्यूशन बनाया हो, तो 1 लीटर में कितना होगा सेम कंसंट्रेशन के लिए 12.5 ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है क्योंकि आपने सॉलिड खुद डिसोल्व किया है, यू हैव डिसोल्व सॉलिड योरसेल्फ, तो आपको पता है आपने कितना सॉलिड कितने में मिलाया, तो वहां से ग्राम पर लीटर आपको वो स्ट्रेंथ पता है। उसी सॉल्यूशन की आपको स्ट्रेंथ पता है, उसी सॉल्यूशन की आपने नॉर्मेलिटी इस सारा एक्सपेरिमेंट करके निकाल ली। स्ट्रेंथ आपको पता है, नॉर्मेलिटी आपने निकाल ली, इन दोनों से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। आपको पता है रिएक्शन क्या हुई कि कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव में कन्वर्जन हुआ है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव में कन्वर्जन हुआ है। इन दैट केस द एन फैक्टर विल बी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है पर मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, और जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर हमारा रिएक्शन की वजह से पता है कि 1 आएगा, तो जो इक्विवेलेंट वेट आया वही मॉलिक्यूलर वेट है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो किसके बराबर होगा, जितने भी कंपोनेंट उसके अंदर हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर हैं, उसके सबका वेट का सम करना है। आपको पता है आपने कॉपर सल्फेट डिसोल्व किया है, तो कॉपर सल्फेट में क्या होगा, कॉपर होगा, सल्फेट आयन होगा, और अगर वाटर है तो कितना वाटर होगा, मान लिया एक्स मॉलिक्यूल वाटर के हैं। आप कॉपर का वजन जोड़ो, एक कॉपर एटम का, एक सल्फर एटम का, 4 ऑक्सीजन एटम का, और एक्स टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स का वजन जोड़ दो, एक्स टाइम। ठीक है, आपको यह पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकाला, यहां से इक्विवेलेंट वेट से मॉलिक्यूलर वेट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, इसका वजन पता है, इसका पता है, इसका पता है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल और होंगे टोटल निकल आएगा। क्यों, वजन निकल आएगा वाटर मॉलिक्यूल का, और उसको किससे डिवाइड कर दो, एक वाटर मॉलिक्यूल के वजन से, कितने से 18 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वेट मास नंबर 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, वेट नंबर 1, वेट नंबर 1, 2 हाइड्रोजन तो 2, मास नंबर 2, 2 + 16 18, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल का मास नंबर 18 है। और अगर आपके पास 72 ग्राम वेट आता है किसका, वाटर का, 72 ग्राम वेट आता है वाटर का, 18 से भाग करोगे कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 4 मॉलिक्यूल। अगर आता है 90 ग्राम तो कितना आएगा, 5 मॉलिक्यूल। इस तरीके से आपको निकालना है। जरूरी नहीं कि जो वैल्यूज आए वो एग्जैक्ट 5 या एग्जैक्ट 4 आए, हो सकता है 5.1 आए, हो सकता है 4.9 आए, उसको राउंड ऑफ कर लोगे, उसको नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ कर लोगे, और वही आपकी एग्जैक्ट वाटर ऑफ हाइड्रेशन होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में जिसकी आपको स्ट्रेंथ पता थी, और आपने उसको हाइपो से टाइट्रेट कराया, लेकिन हाइपो को पहले आपने स्टैंडर्डाइज किया किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड से। ये तो हो गया आपका एक एक्सपेरिमेंट कि आपको कॉपर सल्फेट जो है उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने हैं। लेकिन अगर आप यही सारा प्रोसीजर रिवर्स में करते हो, यही सारा प्रोसीजर कैसे करते हो, रिवर्स में करते हो। रिवर्स में कैसे करोगे कि आपको डाइक्रोमेट का N/20 सॉल्यूशन ना देके कॉपर सल्फेट का N/20 सॉल्यूशन दिया जाए, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड कोई भी दे दिया जाए, कॉपर सल्फेट भी ना दें, कोई भी प्राइमरी स्टैंडर्ड दे दिया जाए जो कि टाइट्रेशन कर सके आयोडोमेट्रिकली। ठीक है, तो आपको एक प्राइमरी स्टैंडर्ड दे दिया, उस प्राइमरी स्टैंडर्ड से आप हाइपो की नॉर्मेलिटी निकाल लो, उस हाइपो से आप क्या करो, डाइक्रोमेट की नॉर्मेलिटी निकाल लो। डाइक्रोमेट की नॉर्मेलिटी निकाली है, स्ट्रेंथ आपको पता होगी कितने में कितना डिसोल्व किया, स्ट्रेंथ पता हो, नॉर्मेलिटी निकाल लो, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्योंकि Na2 अगर डाइक्रोमेट है, मान लिया M2Cr2O7, मैं यहां पे किसी अल्कली मेटल का नाम नहीं ले रहा, अभी मैं किसी अल्कली मेटल का नाम नहीं ले रहा, लाइक M2Cr2O7 है, क्रोमियम यहां पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम किसमें है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब ये टाइट्रेशन करता है हाइपो के साथ तो ये क्या बनाता है, सॉरी, जब ये टाइट्रेशन करता है आयोडोमेट्रिकली तो ये क्या बनाता है, ये क्रोमियम
+3 बनाता है, Cr2O3 बनेगा जिसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, दो क्रोमियम दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, वहां जो दो क्रोमियम आएंगे दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, Cr2O3 मैं कह दूं कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे? पर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो क्रोमियम थे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 6 इलेक्ट्रॉन लिए। तो जो एन फैक्टर आएगा इस टाइट्रेशन का इस सब्सटेंस के लिए वो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि इक्विवेलेंट वेट जो डाइक्रोमेट का होगा वो उसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6 होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6 होगा। अगर आपके पास इक्विवेलेंट वेट यहां से आता है उसको 6 से गुना करोगे, मॉलिक्यूलर वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा। वो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होगा डाइक्रोमेट का? M2Cr2O7 के वजन के बराबर। 7 ऑक्सीजन का वजन आपको पता है, 2 क्रोमियम का वजन आपको पता है। यहां से आप दो मेटल का वजन निकालो, दो मेटल का वजन निकालो, दो एटम से कितना वजन आएगा जब आपको यह पता लग गया उसका आधा कर दो तो एक मेटल का वजन। और जब एक मेटल का वजन आएगा, आपको पता है अल्कली मेटल है, आपको पता है अल्कली मेटल है, उसका वजन आपको पता है एक एटम का, तो क्या आप वो मेटल फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो आपसे रिवर्स में एक टाइट्रेशन पूछ सकता है, कैसे? कि आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड दे दिया कॉपर सल्फेट N/20 और आपसे पूछा गया किसी अल्कली मेटल का डाइक्रोमेट है, किसी अल्कली मेटल का डाइक्रोमेट है, पता करो अल्कली मेटल कौन सी है। आप अल्कली मेटल का नोन अमाउंट मेजर करके, मतलब मेजर्ड अमाउंट सॉल्यूशन बनाओगे, सॉल्यूशन बनाओगे, आपको स्ट्रेंथ पता चल गई, इतने ग्राम इतने में डाला, स्ट्रेंथ पता लग गई, उस सॉल्यूशन को टाइट्रेट करोगे उस हाइपो से जो कि आपने पहले ही एक प्राइमरी स्टैंडर्ड लाइक कॉपर सल्फेट है उससे टाइट्रेट करके एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी पता कर रखी है। वो एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी हाइपो की आगे किस में यूज हो जाएगी? डाइक्रोमेट की नॉर्मेलिटी पता करने में। स्ट्रेंथ आपने मर्जी से बनाई, नॉर्मेलिटी आपने निकाली, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। रिएक्शन से आपको पता है कि उसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट का बीच में रिलेशन क्या है और उससे आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। क्रोमियम के 2 और ऑक्सीजन के 7 एटम्स का वजन उसमें से घटाओगे, माइनस करोगे और वहां से आप अल्कली मेटल का वजन निकालोगे, पता करोगे कि ये कौन सी अल्कली मेटल है। ठीक है, तो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया, टू डिटरमाइन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट आयोडोमेट्रिकली प्रोवाइडेड N/20 पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है ऐसे ही, टू डिटरमाइन द वेट ऑफ अल्कली मेटल, या फिर टू फाइंड आउट विच अल्कली मेटल डाइक्रोमेट इट इज, which alkali metal dichromate it is iodometrically provided N/20 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या कोई भी प्राइमरी स्टैंडर्ड दे दे, आयोडोमेट्रिकली का नाम ले दिया मतलब आयोडाइड आयन का यूज होगा, Ki का यूज करोगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड जाओगे, एक अलग एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, बैकवर्ड आके दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये दो एक्सपेरिमेंट आपके इस वीक में कंप्लीट हो जाने चाहिए, इनमें से कुछ एक आप पहले कर चुके हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।